हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपको स्वागत है। मित्रों, आज हमने नई टेस्ट सीरीज, नई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे हैं जो कि फिजिक्स से संबंधित हैं। इसमें मैं हर टेस्ट सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम प्रैक्टिस से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। विद्युत बल्ब जैसे कोई बल्ब है, बल्ब को सबसे पहले हम क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जी क्या होती है? आपकी विद्युत ऊर्जा। विद्युत हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो किस में चेंज कर देता है? आपका प्रकाश में, प्रकाश और ताप में। तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब को हमें देना क्या है और विद्युत बल्ब हमें आउटपुट क्या देगा। तो इससे आप क्वेश्चन जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? आवेश को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स या फिर धड़कन। एक तरह से धड़कन होता है आवेश। इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं या इसका सूत्र क्या होगा? ऐसे मान सकते हैं, बल गुणा समय, बल गुणा दूरी, बल गुणा आवृत्ति या बल गुणा दबाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल गुणा समय, टाइम इंटू फोर्स या फोर्स इंटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो क्या हो जाएगा? ये आवेग या इम्पल्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए, द्रव्य के क्वथनांक को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, द्रव्य आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए। आर्द्रता होती है जो वायुमंडल में, उसका स्तर नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और जो ऑप्शन चौथा है समुद्री गहराई, तो फैदोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, उससे समुद्र की गहराई मापी जाती है, फैदोमीटर। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? विद्युत और ताप का अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और कोयला। देखिए, कोयला विद्युत का चालक नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो होगा नहीं, हीरा भी नहीं है। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में, क्योंकि इनमें से ही एक आंसर सही है। देखिए, ग्रेनाइट होता है एक टाइप का पत्थर, और ग्रेफाइट होता है आपका जो पेंसिल में, पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल की जो लीड होती है, वो आपकी ग्रेफाइट की होती है। वो ग्रेफाइट आपका विद्युत का और ताप का एक अच्छा चालक है। अगर आप पेंसिल से अगर विद्युत का कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप जैसे पेंसिल की निब है ये, इधर से भी पेंसिल छीलिए और एक तार इसमें बांध दीजिए, कोई बल्ब इसमें टच करिए छोटा सा, उसे ऐसे करके ऐड कर दीजिए और सोर्स ऑफ एनर्जी से ऐड कर दीजिए, तो यह विद्युत चालक का कार्य करेगा और ताप का भी एक अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 5 है, फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है गलनांक काफ़ी अधिक होता है, गलनांक काफ़ी कम होता है, गलनांक औसत होता है और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में विरोधाभास है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। अगर फ्यूज तार की बात करें तो फ्यूज तार का गलनांक काफ़ी कम होता है, गलनांक काफ़ी कम होता है, लेकिन प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है, प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। पूछा जा सकता है कि फ्यूज तार में फ्यूज का जो तार होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है? तो प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है और गलनांक कम होता है। प्रश्न नंबर 6 है, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? बैलों द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? ऑप्शन है यांत्रिक बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशीय बल। जो भी श्रम से संबंधित बल होगा या हमारे बॉडी जो भी श्रम करेगी या कार्य करेगी, तो वो सभी पेशीय बल होते हैं। पेशीय बल एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारे द्वारा किया गया कार्य को ही पेशीय बल बोल सकते हैं एक तरह से। फिर आता है 7वां क्वेश्चन, आग से लोहे की छड़ को गर्म होना किसके कारण होता है? जो आग होती है, लोहे की छड़ गर्म हो जाती है, वो किसके कारण होती है?
जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है और यहाँ इधर से हम गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पूरी छड़ बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो क्यों होती है? ऑप्शन है ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का संवहन, ऊर्जा का विकिरण, या फिर ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का संचरण। ऊर्जा का संचरण, जो लोहे की छड़ होती है अगर हम एक तरफ से गर्म करें तो पूरी छड़ गर्म हो जाती है धीरे धीरे, तो ऊर्जा का संचरण की वजह से होती है। ये सिद्धांत इस पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य फाइंड आउट करना है या रॉन्ग फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है गर्म होने पर ठोस में प्रसार और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और हम लोहे को गर्म करें तो वो फैलेगा और ठंडा होने पर सिकुड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ पदार्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलते हैं, कुछ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलने लगते हैं। फिर तीसरा है, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। यह गलत है, ये ऑप्शन गलत है। पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम नहीं होता, बल्कि अधिक होता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर और हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, घर्षणात्मक बल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। जो अपकेंद्रीय बल होगा वह क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर और हल्की भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रीय बल, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल में क्या डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 10 आता है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग और गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? ऑप्शन है रेडियो तरंग, भूकंपीय तरंग, वायु तरंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग। जो रेडियो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और गैर यांत्रिक तरंग नहीं है। यांत्रिक तरंग होती है जिसमें कंपन होता है। यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? जिसमें कंपन होता है। तो जैसे भूकंपी तरंग है तो ये प्रकार की यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग का प्रकार है। और रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे करके अगर हम पता करें, देखिए पहले का जो टीवी होता था या आज का जो FM रेडियो अगर आप टीवी फोन में चलाएंगे तो कहीं से अगर फोन आता है तो पहले के टीवी होते थे तो वो अलग सा बिहेवियर करने लगते थे, उसमें अलग सा साउंड आने लगता था या डिस्टर्बेंस होने लगता था। तो वो रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग के मिलने के कारण होता था। प्रश्न नंबर 11 है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से निम्न, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या कोई सीमा नहीं। तो इसका सूत्र हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। और जो पराश्रव्य तरंगे हैं उसे कौन सुन सकता है? उसे सुन सकता है चमगादड़। क्वेश्चन बनता है चमगादड़ कौन सी तरंगे सुन सकता है? तो हो सकता है हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। प्रश्न नंबर 12 है, सैन्य बल कदम ताल करते हुए पुल पार क्यों नहीं करते? सैन्य बल कदम ताल करते हुए पुल पार क्यों नहीं करते? तो इसका सूत्र हो जाएगा भारी वजन के कारण, अनुनाद के कारण, दुश्मन के हमले से बचने के कारण के लिए, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका सूत्र हो जाएगा अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसीलिए सैन्य बल कदम ताल नहीं करते। अपने जो कदम ताल होता है उनका परेड टाइप का होता है, उसे बिगाड़ देते हैं पुल पर आते समय। प्रश्न नंबर 13 है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता होगा जेम्स वॉट ने। किसने किया? जेम्स वॉट ने। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? ऑप्शन है इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रासोनिक किरण, ध्वनि तरंग, या फिर पराबैंगनी तरंग। तो इसका सूत्र हो जाएगा इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक किरण, अल्ट्रासोनिक तरंग या अल्ट्रासोनिक किरण बोल सकते हैं। तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं उड़ने के लिए रात में। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है? तो इसका सूत्र हो जाएगा कार्बन। कार्बन बिजली का सबसे खराब चालक है। वो बोलते हैं हम यूजुअली कि कार्बन आ गया है, इसी कारण करंट पहुंच नहीं रहा है, तो कार्बन बिजली का सबसे खराब चालक है। बोनस क्वेश्चन है आज का, बल का SI मात्रक आपको बताना है। बल का SI मात्रक क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका अगर आंसर सही होगा तो मैं अगली वीडियो में नाम पब्लिश करूंगा। वीडियो में समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट